हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर नीट सुप्रीम। तो प्रीवियस वीडियो में हमने करा था पूरा का पूरा जो हमारा मतलब दो वीडियोस थी वो एक्चुअली एक मतलब इस चैप्टर को हम पार्ट्स में कर रहे हैं ताकि हम पूरे डेप्थ में कंप्लीट कर सके फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन आल्सो जो कि हमें नीट में काम आने वाली है, राइट। तो हमने पहले जो है सारे के सारे इंट्रोडक्शन लिया इस चैप्टर का कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड दो पार्ट जो कि हमारे कोऑर्डिनेशन सिस्टम के, दैट इज हार्मोनल यानी कि केमिकल, और न्यूरल यानी कि हमारे जितने भी नर्व्स होते हैं उनके थ्रू जो दो सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में जाना। साथ ही साथ नर्व के जो बेसिक न्यूरॉन का सेल होता है उसके बारे में हमने पूरी की पूरी स्टडी की, एक स्ट्रक्चर के बारे में जाना, जितने भी ग्लायल सेल्स होते हैं उनके बारे में, और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। साथ ही हमने जितने भी हमारे बॉडी के अंदर न्यूरल स्ट्रक्चर्स होते हैं और सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में जाना, दैट इज सीएनएस एंड पीएनएस, और साथ ही साथ उनके डिफरेंट जो हमारे पार्ट्स थे उनके बारे में जाना। नाउ today in this video we are going to go in depth of the central nervous system or the central neural system. So here we have the central neural system. The neural system, actually what the meaning of neural system, the meaning of central neural system is actually the brain and the spinal cord. Central जो neural system है, nervous system है, जो भी आप कहें, it's the same, मतलब same ही निकलेगा। तो central nervous system या neural system का मतलब होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये दोनों हैं मेन पार्ट ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। साथ में कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स भी आते हैं जिनके बारे में हम इसी के साथ पढ़ते हैं, बट वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हम आज जो है इस वीडियो में सबसे पहले ब्रेन को इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। तो हम सबसे पहले एनसीईआरटी को रीड करते हैं, एज यू ऑलरेडी नो। सो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम। द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। एज यू नो कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में जो भी जनरेट होती है, कोई सेंस किया हमने या फिर कोई एक्शन करने के लिए कोई भी कमांड देनी होती है, वो हमारे ब्रेन में होता है, एंड एक्ट्स एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। It controls the voluntary movement and balance of the body, the functioning of vital involuntary organs like lung, heart and kidney, as I explained you in the previous video कि जितने भी हमारे involuntary actions है वो भी controlled हैं, भले ही उनको हम अपने सोच के अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते। जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जो कि इनवॉलेंट्री एक्शंस परफॉर्म करते हैं उनको भी हम कंट्रोल कर रहे होते हैं थ्रू आवर ब्रेन, भले ही हम उनको जब चाहे तब रोक नहीं सकते हैं या फिर स्टार्ट नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, उन्हें फास्ट या स्लो नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल देयर द फंक्शन इज स्टिल बीइंग कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन, राइट। द थर्मो रेगुलेशन, हंगर, थर्स्ट, कार्डियक, जो हमारी हार्ट का जो पूरा पूरा सिस्टम है, या फिर बॉडी का एक स्लीप एक साइकिल होता है, आपको पता होगा, रिदम ऑफ आवर बॉडी, यानी बॉडी में एक रिदम चल रही है, भूख लगेगी देन हम खाना खाएंगे तो वो डाइजेस्ट होगा, वो एब्जॉर्ब होगा, एसिमिलेट होगा। So activities of several endocrine glands and human behavior, यानी हमारा जितना भी बिहेवियर है, कई लोग ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, कई लोग थोड़े ज़्यादा ह्यूमरस होते हैं, कई लोग फनी होते हैं, या फिर जो हमारी जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं वो भी कहीं ना कहीं बीइंग कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन, राइट। इट इज़ ऑल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन एंड थॉट्स। यानी कि हम जितना भी हमारे दिमाग में, मतलब हम जो भी सोच समझ के करते हैं, लाइक हम वैसे तो सब कुछ हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, बट जो चीज़ें हम सोच समझ के करते हैं, लाइक स्पीकिंग, टॉकिंग, सिटिंग, वॉकिंग, ये सारी चीज़ें जो हम सोच समझ के करते हैं, दैट वी हैव टू डू द एक्शन। हमें स्कूल जाना है तो हम सोचेंगे कि येस वी हैव टू गो टू द स्कूल, तो हमें आज सुबह उठना है, देन ये चीज़ें करनी है, तैयार होना है, स्कूल जाना है। सो ऑल दीज एक्शंस आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। जैसे कि आपको पता होगा कि जो ह्यूमन ब्रेन है दैट एग्जिस्ट इन द स्कल, और स्कल तो मतलब पूरी जो भी हमारा फेस है उस पूरे को कवर करता है, बट द ब्रेन एग्जिस्ट इन द अपर पार्ट ऑफ द स्कल। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस। नाउ मेनिंजेस क्या होते हैं? मेनिंजाइटिस के बारे में आपने सुना होगा, व्हाट आर मेनिंजेस, वो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो जो हमारी खोपड़ी है, दैट इज आवर स्कल, हैज़ अ बोनी स्ट्रक्चर, बोन्स का बना होता है, कई छोटे छोटे बोन्स को मिला के बना होता है, और उसके अंदर ब्रेन को जो है रखा जाता है। तो उस ब्रेन के आसपास कुछ और कवरिंग्स होती हैं। एक्चुअली ये 3 मेम्ब्रेन्स होती है, मेम्ब्रेन्स कह लीजिए, बहुत पतली जो है मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये 3 होती हैं ये इन नंबर, और इन्हें क्रेनियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्रेनियल जो वर्ड है, दिस इज रिलेटेड टू ब्रेन, या फिर कह सकते हैं आवर स्कल, राइट। तो क्रेनियल मेनिंजेस है कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर कॉल्ड ड्यूरामीटर,
सबसे बाहर की जो लेयर है, यानी मैंने बोला 3 मेम्ब्रेन्स होती है, मतलब एक के ऊपर एक होती है 3 मेम्ब्रेन्स। तो जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड योर ड्यूरामीटर। अ वेरी थिन मिडिल लेयर कॉल्ड द एरेक्नॉइड, बीच में जो है एरेक्नॉइड होती है, एंड सबसे नीचे प्रेजेंट होती है आपका पायामीटर। यस, देयर इज एन इनर लेयर विच इज इन कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्रेन टिश्यू इज कॉल्ड द पायामीटर। अब इन तीनों के जो है स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। द ड्यूरामीटर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड थोड़ा सा ये इन तीनों के कंपैरिजन में ये सबसे ज़्यादा थिक होता है, द ड्यूरामीटर। और इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट ड्यूरेबल और द हार्डेस्ट वन, ड्यूरेबल ड्यूरामीटर, राइट, इस तरीके से याद होगा। देन एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा परमिएबल होता है, ऐसा जालीदार सा समझ सकते हैं आप इसको। एंड ये जो है थिकनेस तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा जालीदार सी हो उसे आप थिक नहीं बोल सकते हैं। इट इज़ लाइक अ स्पॉन्ज, जिसके अंदर आप बहुत सारा पानी भर सकते हैं। तो जो और ये जो पानी जो है वो आर पार भी हो सकता है। एंड देन फाइनली सबसे नीचे है आपका पायामीटर। पायामीटर होता है सबसे नीचे, जो कि ब्रेन के कांटेक्ट में होता है। कॉमन सी बात है, अगर ये ब्रेन है उसके ऊपर ये हो गया आपका पायामीटर, देन एरेक्नॉइड, देन आपका ड्यूरामीटर सबसे बाहर, राइट। सो द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। ब्रेन के बारे में अब हम पढ़ेंगे, वो तो हमने बाहर मतलब उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि कहाँ एग्जिस्ट करता है वगैरह। अब हम बेसिकली ब्रेन के बारे में जानने वाले हैं। तो ब्रेन जो है इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जिसमें से आपको पता होगा फोर ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड द टीलेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन इज कॉल्ड द मेसेंसेफेलॉन एंड हाइंड ब्रेन इज कॉल्ड द टीलेंसेफेलॉन, राइट। नाउ लेट्स बिगिन। हम इनके एक एक जो हमारे ब्रेन के पार्ट्स हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फोर ब्रेन। द फोरब्रेन कंसिस्ट ऑफ द सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये तीनों जो हैं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं और इनके फंक्शंस बेसिकली आपस में बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। द फोरब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। Cerebrum forms the major part of the human brain. A deep cleft divides the cerebrum longitudinally into two halves, which are termed as the left and right cerebral hemisphere। यानी कि जो पूरा का पूरा जो आप ब्रेन का एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप मैंने पहले ही बोला था कि आप हमेशा एनसीईआरटी को अपने साथ रखिएगा जब भी वीडियो देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रेन है उसका आउटर स्ट्रक्चर जो है, जहाँ पे ये पूरा का पूरा आपको ये वाला जितना भी आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, विच इज द आउटर स्ट्रक्चर। बचपन में हम इसे ही पूरा का पूरा ब्रेन मानते थे। दिस होल पार्ट इज योर सेरिब्रम। As you see the labeling here, this is the cerebrum। और इस ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, दिस अगर ये एक पूरा स्फेयर है, जैसा कि आपने अगर 3D मॉडल देखा हो, तो इसे बीच में से डिवाइड किया जा सकता है एक सेब की तरह। जिस तरह से हम सेब को एक 2 टुकड़ों में काट देते हैं, उस तरीके से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, इनटू लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। पूरा एक स्फेयर हुआ तो उसे काट देंगे तो दैट इज द हेमिस्फेयर। हाउएवर वो पूरा एक स्फेयर नहीं होता है, बट काटने के बाद उसे हेमिस्फेयर बोलते हैं। द हेमिस्फेयर्स आर कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड द कॉर्पस कैलोसम। और साथ ही यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो कॉर्पस कैलोसम है एक्चुअली वो एक नर्व्स का गुच्छा होता है। नर्व्स का भी कहें तो एक साइटॉन का गुच्छा होता है। सेल बॉडी जो होती है साइटॉन, आपको मैंने नर्व वाले स्ट्रक्चर में बताया था, नर्व स्ट्रक्चर वाले वीडियो में बताया था। सो जो कॉर्पस कैलोसम है दैट इज बेसिकली यू कैन से ग्रुप ऑफ गैंग्लियंस। गैंग्लियंस आपको पता होगा, नर्व्स का एक गुच्छा होता है बहुत सारे का। सो द कॉर्पस कैलोसम एक्चुअली क्या काम होता है उसका, वो एक तरीके से ऐसे पट्टी जैसा होता है, जो कि लेफ्ट और राइट वाले जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं उनके बीच में उनके मैसेज को पास ऑन करता है। यानी लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट करके रखता है, उनके मैसेज एक दूसरे को पहुंचाता है, राइट। और साथ ही साथ जो कॉर्पस कैलोसम है उसके आगे वाले पार्ट को जेनू और पीछे वाले को स्प्लेनियम कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आपको किसी बड़ी बुक्स में मिलेगा सिर्फ। The layer of cells which cover the cerebral hemisphere is called the cerebral cortex। यानी कि वो सारे सेल्स जो कि बाहर की साइड होते हैं, लाइक दिस इज द ब्रेन। अगर ये ब्रेन है हमारा जो स्ट्रक्चर जिसमें गायरियन सेल्स दिखते हैं, मतलब जो ये एक ब्रेन है जिसमें ऊपर नीचे गड्ढे वाले स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो ऊपर से हमें देखने को मिलता है, जो बाहर की साइड है, दैट इज योर कॉर्टेक्स। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज द ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। ये ग्रे कलर का होता है, इसीलिए हम उसे ग्रे मटेरियल कहते हैं, बाहर का जो स्ट्रक्चर है। अब ये ग्रे होता क्यों है? ये ग्रे होता है क्योंकि द न्यूरॉन सेल बॉडी आर कंसंट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर। सेल बॉडी में आपको पता है बहुत सारे नीजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं,
और नीजल्स ग्रेन्यूल जो है इसके अंदर प्रेजेंट होने की वजह से थोड़ा सा ग्रेइश इसको मतलब कलर देते हैं। अगर बॉडी में कुछ भी ग्रे नहीं होता है तो दैट इज अ लिटिल डार्कर, राइट, थोड़ा डार्क सा कलर होता है, इसलिए इसे ग्रे मटेरियल कहते हैं, ग्रे मैटर कहते हैं। इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, लार्ज रीजन दैट नीदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। यानी कि जो हमारा कॉर्टेक्स है जिसकी हम अभी मतलब बात कर रहे हैं, उसमें जो है आपके मोटर एरिया, मोटर उसे कहते हैं जो हम सोच समझ के करें, यानी मोटर एरिया जो कि हमारी सोचने वाली क्षमता है, मतलब इफेक्ट करने वाली, और सेंसरी एरिया यानी जो हमारे कोई भी हमारे ऊपर स्टिमुलस आता है उसको एक्सेप्ट करने वाला, वो दोनों एरिया प्रेजेंट होते हैं। और बहुत बड़ा एरिया उसमें से ऐसा भी है जो हम क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि दिस इज सेंसरी या फिर मोटर, दोनों ही प्रेजेंट है, यानी इफेक्ट करने वाले भी और रिस्पॉन्ड करने वाले भी, राइट। दीज रीजन्स आर कॉल्ड द एसोसिएटेड एरियाज, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। तो ये जो एरिया होते हैं जिनको हम क्लियरली ना तो सेंसरी बोल सकते हैं ना मोटर बोल सकते हैं, उन एरियाज को हम कह सकते हैं एसोसिएशन एरियाज, जिनको हम कहते हैं कि वो स्पेसिफिक या फिर स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो स्पेशल फंक्शन क्या हो सकते हैं? मेमोरी, थिंकिंग, या फिर इंटेलिजेंस, जिसे हम कॉम्प्लेक्सिटी में गिनते हैं। मतलब अब सिटिंग, वॉकिंग ये तो कोई भी कर लेता है, बल्कि जिसे हम शॉर्ट माइंडेड कहते हैं या फिर मतलब मेंटली इल लोग हैं वो भी कर लेते हैं ये चीज़, सब चीज़ें तो। बट जो इंटेलिजेंस वाली चीज़ें हैं वो भी जो है हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स परफॉर्म करता है। फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद अ माइलिन शीथ। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो जो फाइबर्स होते हैं इस ट्रैक्ट के, उनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, मतलब एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, विच कंस्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्योंकि आपको पता है साइटॉन यानी सेल बॉडी तो सेरिब्रल के कॉर्टेक्स में आ गई, तो इनर पार्ट में क्या होगा, जो हमारी एक्सॉन है माइलिन शीथ वाली वो होगी। They give an opaque white appearance to the layer and hence is called the white matter। क्योंकि जो माइलिन शीथ है वो फैट जैसा कुछ मटेरियल होता है, आपको फैट का पता होगा, वो थोड़ी वाइटिश सी या फिर लाइट कलर की दिखती है, सो इसे कहते हैं वाइट मैटर। द सेरिब्रम वार्प्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस, यानी सेरिब्रा जो है, मैंने बोला कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, तो वो जो है कवर करके रखता है, वार्प्स मतलब चारों तरफ से घेर के रखना बोलते हैं। उसके अंदर में प्रेजेंट होता है थैलेमस, एक स्पेशल स्ट्रक्चर विच इज अ मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिंगलिंग। जो थैलेमस है वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है और सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, यानी कि बॉडी से जितनी भी आपके सिग्नल्स आते हैं वो जो आपका थैलेमस है उससे होकर गुजरते हैं। Another very important part of the brain is called the hypothalamus, and hypothalamus is actually the most important part, क्योंकि ये जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर से भी रिलेटेड है, क्योंकि एक हार्मोन रिलीजिंग ऑर्गन। हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस, यानी थैलेमस है और हाइपो का मतलब आपको पता है नीचे होता है, तो थैलेमस के नीचे जो है हाइपोथैलेमस होता है। द हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी कि ये हंगर और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, इसलिए दिस स्ट्रक्चर इज रियली इंपॉर्टेंट। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द टेम्परेचर एंड हंगर ऑफ आवर बॉडी। यानी कि ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली नीट में आ चुका है कि विच स्ट्रक्चर या फिर विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी में हमेशा 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो उसे मेंटेन कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इट ऑल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे, विच सिक्रीट्स हार्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। यानी कि आपको पता है वैसे पूरा का पूरा ब्रेन जो है वो सिर्फ न्यूरॉन्स का बना है और थोड़े बहुत ही एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं, तो जो हाइपोथैलेमस है वो भी डेफिनेटली न्यूरॉन्स का बना है, लेकिन वो न्यूरॉन्स जो है उनका एक और फंक्शन होता है कि वो न्यूरोसिक्रीटरी होते हैं, यानी कि वो कुछ स्पेशल सिक्रीशंस भी करते हैं जो कि एक्चुअली हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं। The inner part of the cerebral hemisphere and a group of associated deep structure like amygdala, हिप्पोकैम्पस और कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं दो, जो कि आपके मदद करते हैं इन द रेगुलेशन ऑफ आर डेली साइकिल, यानी कि बॉडी की जो साइकिल होती है, हम सुबह उठेंगे, रात को नींद आएगी, वो सारी चीज़ें जो है ये स्ट्रक्चर्स कंट्रोल करते हैं। फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। एक लिम्ब जैसा, यानी होता क्या है कि ये अगर आप माने तो दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज योर पीनियल ग्लैंड, और इसके ऊपर ये जो है यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे ये एक लिम्ब्स बन गए हो, जैसे ये एक हाथ हो ये एक हाथ हो, तो एक लिम्बिक सिस्टम बन जाता है, राइट। अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस इट इज इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन फॉर इमोशनल रिएक्शंस लाइक एक्साइटमेंट, प्लेजर,
रेज एंड फियर एंड मोटिवेशन। यानी कि जो लिम्बिक सिस्टम है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन आवर बिहेवियर एंड आवर एक्सप्रेशंस। ये जो है सेक्सुअल बिहेवियर और जो हमारा क्या कहते हैं एक्सप्रेशंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है। जितने भी हमारे इमोशंस हैं जैसे कि एक्साइटमेंट, प्लेजर, गुस्सा आना या डर लगना, रेज, फेयर, फ्राइटनिंग, ये सारी की सारी एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। मोटिवेशन, जो हम कभी कभी खुश होते हैं, कोई चीज़ करने का मन करता है, वो सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम। देन वी हैव फाइनली मूव ऑन टू मिड ब्रेन यानी कि मीजेंसेफेलॉन जिसे कहते हैं। सेफेलॉन का मतलब एक्चुअली ब्रेन होता है। द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। यानी कि मिड ब्रेन में जो है मिड ब्रेन जो है हाइपोथैलेमस और थैलेमस के पास लोकेटेड होता है या फिर कह सकते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है। अ कैनाल कॉल्ड द सेरिब्रल एक्विडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। सेरिब्रल एक्विडक्ट क्या करती है एक्चुअली, ये CSF यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को लेके जाती है फ्रॉम द मिड ब्रेन। यानी कि ये क्या करती है, फॉर ब्रेन से आएगी, मिड ब्रेन में सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू लेके जाएगी एंड देन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू रन कराएगी। The dorsal portion of the midbrain consists mainly of 4 round swelling lobes called the corpus quadrigemina। और corpus quadrigemina यहाँ पे बताया भी नहीं हुआ एक्चुअली ये है क्या। ये एक्चुअली ऑप्टिक लोब्स हैं। corpora quadrigemina, सॉरी corpus callosum से आदत हो गई है। So corpora quadrigemina is actually the you can say ऑप्टिक लोब्स, जो कि हमारी जितनी भी हम देखते हैं जो चीज़ें उनको पास करती है टू द ऑप्टिक लोब। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हम आइज़ की जितनी भी मूवमेंट करते हैं वो भी कंट्रोल करता है। एक और चीज़ होती है कि ये जो है हमारी कई बार जो है मोटर एक्शंस को भी कंट्रोल करता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। जैसे कि हमने कोई चीज़ देखी तो हम मतलब आँख प्यूपिल का डायलेट हो जाना या फिर अचानक से चौंक जाना, इन सब चीज़ों को भी कंट्रोल करता है। देन वी आर फाइनली ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ द हाइंड ब्रेन। और इसमें जो है दो नहीं एक्चुअली 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। दैट इज पोन्स वेरोलाई, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। So this is a really important part. The hindbrain comprises of pons, cerebellum and medulla oblongata. यहाँ पे लिखा हुआ है also called the medulla oblongata. Pons consist of fiber tract that interconnects different regions of the brain. Pons जो है basically तीनों जो हैं हमारे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, इन तीनों को आपस में कनेक्ट करने का बहुत बड़ा काम करता है। Then we have the cerebellum, very convolute surface in order to provide the additional space for major many more neurons। जो आपका सेरिबेलम होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, मैं आपको दिखाऊं। इसमें जो है बहुत सारी ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ ये बाहर हो गए, फिर अंदर जो है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ताकि बहुत सारा गैप मिले। जिस तरह लंग्स हमारे बने होते हैं उस तरीके से स्ट्रक्चर देता है ताकि बहुत सारा सरफेस एरिया मिले वर्क करने के लिए। और इसका बेसिक फंक्शन होता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना, जैसा कि ब्रीदिंग। Then we have the medulla oblongata of the brain is connected to the spinal cord. This is actually the last part. Medulla oblongata सबसे नीचे होता है और ऐसा लगता है जैसे ये spinal cord का ही एक part हो। The medulla contains a center for which controls respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretions। जो medulla oblongata है इसे कहते हैं आपका cardiac center और pons को आपका कहते हैं respiratory center। However जो main function है of respiration and cardiovascular एक्टिविटीज वो कंट्रोल करता है आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। 3 मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम किसे कहते हैं, वो पार्ट जिससे हमारा स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। सो दैट इज योर मिड ब्रेन, यानी पूरा का पूरा मिड ब्रेन या जितना भी चीज़ें स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग योर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। हमने जो है आज पूरा का पूरा ब्रेन के पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जाना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने कुछ दी हैं बट बहुत सारी चीज़ें बची हैं। ब्रेन इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी को 2-3 बार और रीड करेंगे और फिर जो चीज़ें समझ में आ जाती है, जो चीज़ें नहीं आती वो आप कमेंट में बता भी सकते हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें थोड़ी हेल्प मिले और आपको और भी वीडियोस हम प्रोवाइड कर सकें। अगली वीडियो में बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। किस तरीके से हमने जो बचपन में रिफ्लेक्स एक्शन बहुत बार पढ़ा है और शायद आपको आता भी होगा, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे। हमारे जितना भी स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल रूट गैंग्लिया है, वाइट मैटर और ग्रे मैटर किस तरीके से अरेंज होता है, ब्रेन से कैसे ऑपोजिट होता है, इन सारी चीज़ों को हम जानने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड और उसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी आगे की वीडियो भी आपके तक पहुंचती रहेगी, ताकि नोटिफिकेशन को आप ऑल कर लें ताकि आगे की जो भी वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।